नमस्कार किसान भाइयों। आज के हमारे इंसेक्टिसाइड मास्टर कोर्स में हम आज ऑर्गेनोफॉस्फेट इस इंसेक्टिसाइड ग्रुप के बारे में जानकारी देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की मोड ऑफ एक्शन मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का कोई भी इंसेक्टिसाइड कीटक के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, प्रभाव डालता है, इसके बारे में जानकारी देखने वाले। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की क्रियाविधि देखते हैं। किसान भाइयों, कल मैंने आपको कार्बामेट के बारे में क्रियाविधि बताई थी। उसी तरह की क्रियाविधि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के इंसेक्टिसाइड भी करते हैं, मगर दोनों में डिफरेंस ये है कि कार्बामेट ग्रुप के जो भी इंसेक्टिसाइड है वो कीटक के मस्तिष्क में जाकर मतलब नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर कर जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज नाम का जो एंजाइम था उसको कुछ समय के लिए उसका प्रोडक्शन रोक देते हैं। मगर ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के कीटनाशक कीटक के मस्तिष्क में मतलब नर्वस सिस्टम में जाकर उसी एंजाइम को पूरी तरह से बंद कर देते, उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से रोक देते, जिससे हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाता है। तो कल हमने जो देखा था कार्बामेट ग्रुप की इंसेक्टिसाइड, वह कीटनाशक वो जो ग्रुप था वो भी कीटक के नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन नामक जो भी एंजाइम था उस एंजाइम के ऊपर कंट्रोल करता था। और आज भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का कोई भी कीटनाशक हम देख रहे हैं उसका भी जो नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करता है, प्रभाव डालता है। उस नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन नाम का जो भी टारगेट साइट है उस टारगेट साइट के ऊपर प्रभाव डालता है, उस टारगेट साइट को पूरी तरह से प्रभावित कर कर उसका प्रोडक्शन रोक देता है, जिससे कीटक के मस्तिष्क से स्नायु तक जो भी संदेश पहुंचाए जाते हैं वह संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिससे कीटक को पैरालाइज होता है और थोड़ी देर बाद कीटक का खाना बंद होके कीटक का मृत्यु हो जाता है। इस तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के कीटनाशक कीटक के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। अभी हम आज ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के जितने भी कीटनाशक है उसमें एसेफेट, क्लोरोपाइरिफॉस, डाइमिथोट, मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, क्विनाल्फॉस और फोरेट, इन सारे कीटनाशक घटक के बारे में कीटनाशक जो मॉलिक्यूल है उनके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एसेफेट इस कीटनाशक के बारे में जानकारी देखेंगे। एसेपेट का जो हम प्राथमिक जानकारी है उसमें एसेपेट जो कीटनाशक है उसका पहला यूज 1973 में डिपॉन्ट कंपनी ने अमेरिका में किया गया। उसका उपयोग जो कपास है उसमें माहू बॉलो मतलब सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट, इन दोनों पेस्ट के कंट्रोल के लिए एसिपेट का उपयोग 1973 में डिपॉन्ट कंपनी ने अमेरिका में किया है। अभी हम एसेपेट की मोड ऑफ एंट्री देखते हैं। एसेपेट की मोड ऑफ एंट्री मतलब एसेपेट कीटनाशक कीटक के शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है, जिसे हम मोड ऑफ एंट्री कहते हैं। आप सभी को पता है जब हम इस कीटनाशक की स्प्रे करते हैं 2 मिनट। ये जो एसेपेट कीटनाशक है यह अंतर प्रवाही मतलब सिस्टमेटिक क्रिया करने वाला कीटनाशक है। जब हम इसका उपयोग स्प्रे से करते तो स्प्रे से करने के बाद ये पत्तों पे ऊपर एक समान फैल जाता है, पत्तों के स्टोमाटा के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और जाइलम पेशी के द्वारा वनस्पति के सारे पार्ट तक अवयव तक पहुंच जाता है। जब कोई सकिंग पेस्ट उन पत्तों के ऊपर रस शोषण करती है तो यह कीटनाशक उस कीटक के शरीर में मुंह के द्वारा पहुंच जाता है। मतलब एसिपेट कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट, एसिपेट का जब हम स्प्रे करते हैं और पत्तों के ऊपर कोई इल्ली है, कोई दूसरा सकिंग पेस्ट है और वो फीडिंग कर रहा है और उसके डायरेक्ट संपर्क में एसिपेट का कीटनाशक आता है तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश करता है। तो एसेपेट कीटनाशक
लार्वल पेस्ट हो या सकिंग पेस्ट हो, इनके शरीर में त्वचा के माध्यम से और मुंह के द्वारा मतलब पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। ठीक है। इंडिया में एसेपेट कीटनाशक का कौन सा फॉर्मुलेशन बेचा जाता है? इंडिया में एसेपेट 75% एसपी यह फॉर्मुलेशन बेचा जाता है। एसपी फॉर्मुलेशन, यह फॉर्मुलेशन स्प्रे के लिए यूज किया जाता है। स्प्रे में अगर हम एसपी फॉर्मुलेशन का यूज करेंगे तो यह एक समान पत्तों के ऊपर फैल जाता है और उससे पत्तों को जो भी स्टोमाटा है उससे उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाती है, इसलिए इसका फॉर्मुलेशन एसपी फॉर्मुलेशन दिया गया है। एसिपेट का जब मैं आपको बता रहा हूं, यह सिंगल एसिपेट का प्रोडक्ट हम देखेंगे पहले, फिर बाद में जब हमारे सब ग्रुप सिका के होंगे पूरे होंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानकारी देखेंगे। तो इंडिया में एसिपेट 75% एसपी फॉर्मुलेशन बेचा जाता है। यह इसका जो भी मार्केट प्रोडक्ट है इस तरह से आता है, आप सभी ने यूज किया होगा। अभी जो टाटा का आशा टॉप है उसका रिकमेंडेशन कंपनी द्वारा धान में तनाछेदक मतलब स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, उसी के साथ में ग्रीन लीफ हॉपर जैसे जो भी कीटक है उनके ऊपर कंट्रोल के लिए यूज किया रिकमेंड किया गया है। इसका उपयोग आपको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर इस प्रमाण में करना चाहिए। इसका उपयोग दूसरा कपास में माहू है, जैसिड्स है और बोलवा में इन जैसे सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए करना है। इसका उपयोग वहां पे 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर यूज करना चाहिए आपको। इसी के साथ में सब्जियों में जो बैंगन है, मिर्च है, टमाटर जैसे फसलों में आने वाले सकिंग पेस्ट और लार्वल पेस्ट के कंट्रोल के लिए आप टाटा आसाटाप का उपयोग 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। यह कंपनी द्वारा किया गया रिकमेंडेशन है। मैं आपको टाटा आसाटाप के बारे में थोड़ा डिटेल में रिकमेंडेशन बताता हूँ। आप सभी को पता है, आप पहले तो हम खरीफ सीजन का क्रॉप लेते हैं मतलब रेनी सीजन के क्रॉप लेते हैं, उसमें हम अरहर लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, उसी के साथ में कुछ फार्मर कपास भी लगाते हैं। तो अरहर, सोयाबीन और कपास में जो भी अरहर, सोयाबीन और कपास में जब हम अ, लगाते प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद में सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट का प्रॉब्लम प्लांटेशन मतलब पेरनी करने के बाद 40-45 दिन के बाद आता है, मतलब 40 डेज के बाद आता है। तब आप टाटा आसाटाप का उपयोग कर सकते हैं। तब आप टाटा आसाटाप अगर 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर में से के हिसाब से लेते हैं तो आपके जो अरहर है, सोयाबीन है, उसी के साथ में कपास है, उसके ऊपर आने वाले सकिंग पेस्ट जैसे व्हाइट फ्लाई है, उसी के साथ में जैसिड है, थ्रिप्स है, उसी के साथ में एपिड है, इन जैसे जो भी सकिंग पेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। उसी की तरह जो भी चेविंग पेस्ट है मतलब इलिया है, उनके ऊपर भी कंट्रोल आपको मिल जाता है। उसी तरह अगर हम वेजिटेबल क्रॉप में देखें तो वेजिटेबल क्रॉप में जब वेजिटेटिव स्टेज होती है क्रॉप की, जब 15 डेज से 35 डेज के बीच, तब आपको आसाटाप का उपयोग करना चाहिए। अगर आप वहां पे आसाटाप का उपयोग करते हो तो आपको सकिंग पेस्ट जिसमें व्हाइट फ्लाई, जिसमें आपको एपिड, जिसमें आपको थ्रिप्स, जिसमें आपको जैसिड जैसी जो भी सकिंग पेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। उसी के साथ में तभी जो भी इलिया है जैसे लीप माइनर भी है, उसके ऊपर भी आपको आसाटाप का यूज करने से कंट्रोल मिल जाता है, जिसका उपयोग आपको 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर इस प्रमाण में करना चाहिए। अभी देखो आसाटाप जब कॉन्टेक्ट एक्शन करता है तो उससे इलिया है या कोई सकिंग पेस्ट है उसके त्वचा के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, और अगर यह अंतर प्रवाही एक्शन करता है तो यह प्लांट के अंदर पहुंच जाता है और प्लांट के ऊपर कोई सकिंग पेस्ट सकिंग कर रही है या कोई चेविंग पेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसके शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। तो इस कारण टाटा आसाटाप टू वे एक्शन करने वाला कीटनाशक है जिससे हमें अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर हम टाटा आसाटाप का यूज करके व्हाइट फ्लाई हो मतलब कोई भी सकिंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करते तो हमें आगे जाके सीएमयू हो, टीएलसीवी हो, उसी तरह जो टॉस्पो मतलब टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस हो, इन जैसे जो भी विषाणुजन्य रोग है उनके ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। बिकॉज अब आप सभी को पता है जो वायरसेस होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन होता है वह
वाया सकिंग पेस्ट के थ्रू ही होता है। तो अगर हम टाइम पे सकिंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हमें विषाणुजन्य रोग वायरस के ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। अभी जो हम एसेफेट का उपयोग करते तो उसके रिजल्ट हमें कितने दिन में दिखाई देते। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि कोई भी कीटनाशक का आप अगर उपयोग करते हैं और वह उपयोग करने के बाद कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से पहुंचता है तो उसके रिजल्ट आपको जल्दी दिखाई देते हैं। और अगर कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से पहुंचता है तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यह कीटनाशक एसेपेट का यूज करने से आपको 2 या 3 दिन में अच्छे वाले रिजल्ट दिखाई देते हैं। ओके। इसका आमतौर पे पीएचआई 14 दिन का होता है, तो आपको 14 दिन तक उसका रिजल्ट दिखाई देगा। ओके। अभी जो एसेपेट है इसका उपयोग करने से हमें कीटक के किन अवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। अभी हम मोड ऑफ एंट्री के हिसाब से देखें तो मोड ऑफ एंट्री में यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। तो इसमें हम पहले सकिंग पेस्ट के बारे में देखते हैं। तो सकिंग पेस्ट में जो भी प्रौढ़ होता है उसके ऊपर एसेपेट कंट्रोल करता है। उसी के साथ में एक्स आते तो एक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद आते हैं निम्फ मतलब पिल्ले अवस्था, उसके ऊपर एसेपेट कंट्रोल कर देता है। तो अगर कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर रहा है तो कीटनाशक के तो इस कीटनाशक के जो भी अवस्था है उसमें यह प्रौढ़ अवस्था और निम्प अवस्था पे कंट्रोल कर देगा। अगर यह कीटनाशक सकिंग पेस्ट में मुंह के द्वारा प्रवेश कर रहा है तो भी यह कीटनाशक प्रौढ़ अवस्था और पिल्यावस्था मतलब निम्प अवस्था और अडल्ट अवस्था के ऊपर कंट्रोल कर देगा। उसी की तरह अगर हम इलियो में देखें, लार्वल पेस्ट में देखें, तो यह कीटनाशक अगर त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर रहा है तभी वह इलियों के ऊपर कंट्रोल करेगा। और यह कीटनाशक पाचन मार्ग से प्रवेश कर रहा है तभी भी वह इलियों के ऊपर ही कंट्रोल करेगा। ऐसे पेट कीटनाशक जो एक्स होते हैं उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं करता। ठीक है। तो एसेपेट का पीएचआई देखो, एसेपेट का मैक्सिमम पीएचआई अगर क्रॉप के हिसाब से देखें तो 14 दिन का है और मिनिमम पीएचआई 7 दिन का है। तो 7 से 14 दिन के बीच एसेपेट का पीएचआई होता है। पीएचआई मतलब प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल, कटाई पूर्व अंतराल। ओके। तो आपको अगर आशा टाप के बारे में कुछ क्वेश्चन हो गए तो पूछ लो। ठीक है। नहीं तो हम आगे देखते हैं, बिकॉज अब हमें बहुत सारा ये देखने ग्रुप देखने। पीएचआई इन हिंदी, कटाई पूर्व अंतराल, जिसे पीएचआई इन हिंदी कहा जाता है। अगर सर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, कल सुबह ऑफिस को कॉल कीजिए, वो आपको रिफंड कर देंगे। ओके। डन। हाँ। आगे का जो हमारा मॉलिक्यूल है वह मॉलिक्यूल क्लोरोपाइरिफॉस है। उसके बारे में हम आज जानकारी देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लोरोपाइरिफॉस का हम प्राथमिक जानकारी देखते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस का जो पहला यूज है वो 1965 में डाउ केमिकल कंपनी द्वारा अमेरिका में किया गया। जो कपास है, धान है, जैसे क्रॉप में कटवर्म, बॉलवर्म मतलब पूरी तरह से चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, लार्वल पेस्ट के कंट्रोल के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का पहला उपयोग 1965 में अमेरिका में डाउ एग्रो साइंस कंपनी द्वारा किया गया। ओके। अभी ये जो कीटनाशक है यह पूरी तरह से संपर्कजन्य कीटनाशक है, मतलब इसका उपयोग करने से यह पत्तों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। ओके, नहीं हो जाता।
तो जब हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग स्प्रे द्वारा करते हैं, जब हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग स्प्रे के द्वारा करते हैं, तो स्प्रे के द्वारा करने के बाद ये पत्तों के ऊपर एक समान फैल जाता है। अभी इसका प्रवेश का मार्ग हम एनालाइज करते हैं। तो यह पत्तों के ऊपर एक समान फैल जाने के बाद अगर कोई इल्ली आती है और उस पत्ते को उसके ऊपर फीडिंग करती है, तो जो भी पार्ट हो पत्ते का खा लेती है, उसके द्वारा यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, यह जब आप सकिंग पेस्ट के बारे में देखते हैं, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि कुछ कीटनाशक सकिंग पेस्ट पूरी तरह से सरफेस फीडिंग करते नहीं, मगर सरफेस फीडिंग करते, तो उसमें थ्रिप्स है, जैसिड है, यह जो कीटक है, यह सरफेस फीडिंग करने वाले कीटक है, तो उनके ऊपर भी क्लोरोपाइरीफॉस कंट्रोल कर देता है। तो सकिंग पेस्ट में एफिड सॉरी थ्रिप्स और जैसिड के शरीर में क्लोरोपाइरीफॉस पाचन मार्ग से प्रवेश करता है, और इल्लियों के बारे में देखें तो सारे इल्लियों के शरीर में क्लोरोपाइरीफॉस पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। उसी की तरह अगर प्लांट के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं और उस टाइम सकिंग पेस्ट के सारे सकिंग पेस्ट जैसे व्हाइट फ्लाई हो, माहू हो, मतलब एफिड हो, थ्रिप्स हो, जैसिड हो, यह सारे पेस्ट अगर पत्तों के ऊपर है और उनके ऊपर डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है, तो यह कीटनाशक उनके शरीर में त्वचा के माध्यम से पहुंच जाता है। यह पहला पार्ट हो गया। और आगे जब कोई इल्ली हो और इल्ली के शरीर पे भी यह त्वचा के माध्यम से अगर छिड़काव होता है इसका, तो यह त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है। तो मोस्ट ऑफ क्लोरोपाइरीफॉस अगर आप स्प्रे से करते हैं, तो स्प्रे से करने के बाद फीडिंग पैटर्न से देखें तो सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स और जैसिड के शरीर में मुंह के द्वारा प्रवेश करता है। उसी तरह लार्वल पेस्ट में सभी इल्लियों के शरीर में यह मुंह के मार्ग मतलब पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। यह थ्रिप्स और जैसिड के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है बिकॉज ऑफ यह जो दो कीटक है सकिंग पेस्ट में, यह सरफेस फीडिंग करते हैं, इस कारण यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से भी प्रवेश करता है। ये होगा पहला पॉइंट। अगर हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग ड्रेंचिंग से या ड्रिप से या सॉइल से करते हैं, तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के मार्ग से प्रवेश करता है। बिकॉज अब आप सभी को पता है, सॉइल से हम कोई भी कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड देते हैं, तो यह कीटनाशक जमीन में, सॉइल में जो दीमक होते हैं उसके कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं, जो ब्लैक कटवा मतलब काली इल्ली होती है इसके कंट्रोल के लिए हम यूज कर सकते हैं, या हुमनी होती है मतलब व्हाइट ग्रब होती है इसके कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं। तो इन तीन कीटकों के शरीर में यह क्लोरोपाइरीफॉस उनके संपर्क में आने के बाद त्वचा के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ अगर क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग आप ड्रिप या ड्रेंचिंग या सॉइल से करते हैं, तो यह जो कीटक है दीमक, काली इल्ली और हुमनी, इन जैसे कीटकों के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है। उसी तरह इसका उपयोग आप स्प्रे से करते हैं, तो कुछ कीटकों के शरीर में यह त्वचा के माध्यम से और कुछ कीटकों के शरीर में यह पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। इसका इंडिया में क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी यह फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जिसका उपयोग अगर आप स्प्रे से करते हैं, तो ईसी फॉर्मुलेशन होने की वजह से एक समान पत्तों के ऊपर फैल जाता है। अगर आप ड्रेंचिंग से करते हैं, तो जो भी आपके रूट जोन है, प्लांट के रूट जोन है, उसमें एक समान फैल जाता है, और उनमें रूट जोन में अगर कोई कीटक है तो उनके ऊपर कंट्रोल कर देता है। ठीक है। तो टाटा का टबबैन नाम से क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी वाला प्रोडक्ट मार्केट में आता है। इस जो कि टाटा का टबबैन है, इसका रिकमेंडेशन कंपनी द्वारा राइस में मतलब तना छेदक, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर और हॉपर्स के कंट्रोल के लिए रिकमेंडेड किया है। कपास में इसका उपयोग बॉलवर्म हो, माहू हो, जैसिड हो और सफेद मक्खी के लिए रिकमेंडेड किया है। उसी तरह जो अरहर है या कोई और क्रॉप है, उसमें पॉड बोरर के कंट्रोल के लिए इसका रिकमेंडेशन किया है। सब्जियों में इसका रिकमेंडेशन फ्रूट बोरर, तना छेदक और अन्य पत्ती खाने वाले इल्लियों के कंट्रोल के लिए किया है। तो मोस्ट ऑफ अगर हम देखें, तो क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग हम स्प्रे से करना चाहते हैं, तो स्प्रे से हम इसका उपयोग प्राइमरी स्टेज में पहले फ्लावरिंग से पहले कर सकते हैं। ओके, फ्लावरिंग से पहले अगर हम क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करते हैं, तो हमें कुछ हद तक सकिंग पेस्ट और पूरी तरह से इल्लियों के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तो क्रॉप कोई भी हो, उसमें आप फ्लावरिंग से पहले
यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर वेजिटेबल क्रॉप में आप इसका उपयोग कर रहे हैं और फ्लावरिंग के बाद अगर सेटिंग है या हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, मतलब टमाटर में 70-75 डेज के बाद अगर टमाटर में हार्वेस्टिंग का पीरियड चल रहा है, तो उस पीरियड में फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम भी आप क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग स्प्रे द्वारा कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं। मगर इसका उपयोग, क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग अगर हम फ्लावरिंग स्टेज में करते तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते। वो क्यों हो जाते यह मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग करते तो यह जो फ्लावर्स होते उन फ्लावर्स में जो पोलन होते उनके ऊपर यह जमा हो जाते, उसके कण वहां पे पहुंच जाते। अगर पोलन के ऊपर क्लोरोपायरीफॉस पहुंच जाता है तो उन पोलन को क्लोरोपायरीफॉस निष्क्रिय कर देता है, जिससे फ्रूट सेटिंग, उन फूल द्वारा फ्रूट सेटिंग नहीं होता। और फिजियोलॉजी ऐसी कहती है कि जिस प्लांट में फूल है उस फूल से फ्रूट सेटिंग नहीं होता, वो फूल ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाते। तो आपको क्लोरोपायरीफॉस या किसी भी जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है उसका उपयोग फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना है। ओके। अभी जब इसका छिड़काव पत्तियों पर किया जाता है तो एक समान परत बना लेता है। इस परत के सीधे संपर्क में आने पर रस चूसने वाले और इल्ली के कीट नियंत्रित होते हैं। जब यह कीटक छिड़की हुई पत्तियों का पार्ट खाते हैं तो यह उनके मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और उन्हें मार डालता है। उसी की तरह अगर आपने, मैंने बताया आपको ड्रिप से देंगे तो वाइट ग्रब, उसी के साथ में ब्लैक कटवर्म, दीमक के ऊपर आपको अच्छा सा कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है। इसके आपको रिजल्ट कितने दिन में दिखाई देते हैं, तो इसके आपको रिजल्ट 15 छिड़काव के, अगर यह त्वचा के माध्यम से कीटक के शरीर में पहुंचता है तो 15-20 मिनट के अंदर इल्लियों में इसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। इल्लियों का खाना, मतलब वो फीडिंग बंद कर देती है और सुन्न पड़ जाती है, और थोड़ी देर बाद उनका अगर आप देखें तो वो पूरी तरह से मर चुकी होती है। इसी की तरह इसके रिजल्ट आप अगर ड्रिप से देते हैं या सॉइल से ड्रेंचिंग से देते हो तो 10-15 दिन तक होमनी हो या ब्लैक कट वर्म हो, इनके ऊपर कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये अभी हम इसके यह कीटक के किन विकास अवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं यह हम देखते हैं। इसमें यह अंडी अवस्था जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते। उसी के साथ में यह शिशु निम्फ अवस्था जो होती है, मतलब हम कीटक वाइज देखते हैं। सकिंग पेस्ट में अगर देखें तो सकिंग पेस्ट में यह पतंग के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं। उसी के साथ में कुछ हद तक अंडों के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, और कुछ हद तक यह कीटक डायरेक्ट संपर्क में आने से जो निम्फ होते, मतलब शिशु होते, पिल्ल्यावस्था होती है, उनके ऊपर भी कंट्रोल कर देते। मगर यह कीटक अगर फीडिंग पैटर्न से देखे तो थ्रिप्स हो या जैसिड हो, इनके शरीर में पाचन मार्ग से भी प्रवेश करते, तो यह प्रौढ़ के ऊपर भी कंट्रोल कर देते हैं और पिल्ल्यावस्था में भी कंट्रोल कर देते हैं और एक स्टेज में भी कंट्रोल कर देते हैं। उसी की तरह अगर इल्लियों में हम देखें तो इल्लियों में यह क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग करने से यह कीटक के शरीर में दो मार्ग से प्रवेश करते हैं। एक मतलब आप कीटक के त्वचा के माध्यम से, और दूसरा कीटक के मुंह मार्ग से, मतलब पाचन मार्ग से। तो जब यह पाचन मार्ग से प्रवेश करता है तो इल्लियों के जो इल्ली अवस्था है, लार्वल स्टेज है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है। मगर यह अगर जो लार्वल कीटक है उनके शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है तो उनके प्रौढ़ और उसी के साथ में जो लार्वल स्टेज है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर देता है। ठीक है। तो इंडिया में हम टब्बैन नाम से प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसका पीएचआई ज्यादा से ज्यादा सब्जियों में 7 से 10 दिन का है, गन्ने में 7 दिन का है, चारा फसलों में जो आप हम चारा फसलें लगाते हैं उसमें 20 दिन का है, कपास में 14 दिन का है, और फल पिक में उसका पीएचआई 14 से 21 दिन का है। ओके, 21 दिन का है। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में क्वेश्चन होंगे क्लोरोपायरीफॉस के बारे में तो पूछ लो।
सर मैंने बता दिया ना, पीएचआई हिंदी में कटाई पूर्व अंतराल मतलब इसका उपयोग आपको अगर कोई क्रॉप का हार्वेस्टिंग करना है तो उससे पहले कितने दिन बंद कर देना है, तो इसे हम पीएचआई कहते हैं। मतलब कटाई हार्वेस्टिंग करने से पहले इसका उपयोग कितने दिन तक आप कर सकते हैं। ठीक है। क्लोरोपाइरिफॉस 50% सिंगल नहीं बेचा जाता, उसके साथ में साइपरमेथ्रिन 5% भी बेचा जाता है, तो वह कॉम्बिनेशन में आता है, तो उसका हम इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन में देंगे। मिर्च में इसका पीएचआई सब्जियों में 7 से 14 दिन का है, तो 14 दिन तक आप कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे का देखते हैं, बहुत सारा हमें देखना है। हाँ, आगे का जो कीटनाशक ग्रुप है डाइमिथोट, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। डाइमिथोट मिथोट का अगर प्राइमरी जानकारी हम देखेंगे तो इसका पहला उपयोग 1956 में जर्मनी की जो बीएसएफ कंपनी है उसके द्वारा किया गया। कपास, दालों और फलों की फसलों में सकिंग पेस्ट जैसे माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स और जैसिड के नियंत्रण के लिए किया गया। तो मोस्ट ऑफ डाइमिथोट का उपयोग 1956 में सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया गया था, मतलब उसका पहला उपयोग किया गया था। अभी हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। पहला हमने देखा एसिपेट, ये पूरी तरह से सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट एक्शन करने वाला था, तो उसका उपयोग पहली बार सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया गया। ओके। दूसरा हमने देखा क्लोरोपाइरिफॉस, एक कांटेक्ट क्रिया करने वाला कीटनाशक था, वो तो उसका उपयोग करने से इल्लियों के ऊपर कंट्रोल मिल जाता था। अभी हम डाइमिथोट के बारे में देख रहे हैं, तो डाइमिथोट है सिस्टमेटिक कीटनाशक, तो उसका उपयोग करने से मोस्ट ऑफ हमें सकिंग पेस्ट और दो दूसरे लार्वल पेस्ट है उनके ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। ओके। तो यह पैटर्न हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए अगर अच्छा वाला आपको रिजल्ट चाहिए तो पहले तो आपको वो कीटनाशक सिस्टमेटिक होना चाहिए, और दूसरा आपका स्प्रे का टाइम सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शाम को या सुबह जल्दी जो भी सकिंग पेस्ट है वो सकिंग करने के लिए पत्तों के ऊपर वाले पार्ट पे आ जाती है, ऊपरी सतह पे आ जाती है। तब आपको अगर आप तब स्प्रे करते तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते। दोपहर को वो सकिंग पेस्ट अंदर पत्तों के नीचे वाले पार्ट पे जाती है, तो उससे उतना आपको इम्पैक्ट नहीं मिल जाता। ओके। आपको जब सब टाइमिंग दिया जाएगा ना तब आप क्वेश्चन कीजिए ना। अच्छा, बीच बीच में अगर हैंड रेज करोगे तो मुझे भी सिखाने में दिक्कत होती है और बाकियों को भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो टाइम होगा तब आप पूछ लीजिए। अभी डाइमिथोट का प्रवेश का मार्ग हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं सकिंग पेस्ट में। डाइमिथोट का उपयोग हम मोस्ट ऑफ करते हैं स्प्रे में। तो स्प्रे में करने के बाद आपको पता है ये सिस्टमेटिक होने के कारण पत्तों के अंदर पहुंच जाता है, पर्णरस में पूरी तरह से घुल मिल जाके ये पूरे पत्तों के पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब ये पूरे जो भी नए वाले पत्ते हैं, पुराने पत्ते हैं, उनमें ये पहुंच जाता है। जब कोई भी सकिंग पेस्ट पत्तों के ऊपर आ जाती है और पत्तों के ऊपर रस शोषण करती है, तब उस रस के द्वारा यह कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करते हैं। तो डाइमिथोट यह सकिंग पेस्ट के फीडिंग पैटर्न के अनुसार कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। पहला पार्ट हो गया। अभी हम देखते हैं चेविंग पेस्ट में फीडिंग पैटर्न के अनुसार। जब हम डाइमिथोट का उपयोग करते हैं तो वह पत्तों के अंदर पहुंच जाता है और पत्तों में उसका रेसिड्यू होता है। जब कोई फीडिंग करने वाली शेविंग पेस्ट आती है, पत्तों के ऊपर फीडिंग करती है, पत्तों का कुछ पार्ट खा लेती है, तो उस पार्ट के द्वारा यह कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। तो फीडिंग पैटर्न के अनुसार पाचन मार्ग से सकिंग पेस्ट के अंदर भी और शेविंग पेस्ट के अंदर भी यह कीटनाशक प्रवेश करता है। उसी के साथ में इसमें कुछ कॉन्टेक्ट एक्शन भी करने वाले मतलब ये कॉन्टेक्ट एक्शन भी करते हैं। तो कॉन्टेक्ट एक्शन किस तरह से करता है? जब पत्तों के ऊपर सकिंग पेस्ट भी है और लार्वल पेस्ट भी है, ठीक है, और तभी हमने सही टाइम पे स्प्रे किया है, तो डायरेक्ट संपर्क में अगर आते हैं यह कीटक, तो यह इन कीटकों के शरीर में यह त्वचा के मार्ग से भी प्रवेश कर लेता है। तो डाइमिथोट की मोड ऑफ एंट्री
पहली तो है पाचन मार्ग से मतलब मुंह के द्वारा, और दूसरी है त्वचा के माध्यम से मतलब स्किन के द्वारा, ठीक है। इसमें इंडिया में डाइमिथोट 30% ईसी यह फॉर्मुलेशन बेचा जाता है। ईसी फॉर्मुलेशन है, इसके कारण इसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा है। इसका स्प्रे करने के बाद ये ईसी होने के कारण पत्तों पे एक समान फैल जाता है। पत्तों के एक समान फैल जाने के बाद पत्तों के जो भी स्टोमाटा होते हैं उनके द्वारा ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे हमें इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। इसलिए डाइमिथोट इस कीटनाशक की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उसके रिजल्ट आपको परिणामकारकता बढ़ाने के लिए उसका फॉर्मुलेशन यहाँ पे ईसी दिया गया है। मार्केट में दो प्रोडक्ट आते हैं उसके, दोनों हम अच्छे वाले प्रोडक्ट है, दोनों यूज करते हैं। पहला है टाटा का टेक्फॉर और दूसरा है एफएमसी का रोगर। रोगर तो इसमें बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, आप सभी को पता है। पहले 10-15 दिन में हम रोगर का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसका रिकमेंडेशन किस किस क्रॉप में किस किस कीटक के ऊपर किया है, तो कपास में इसका रिकमेंडेशन माहू या सफेद मक्खी के कंट्रोल के लिए किया गया है। चना अरहर जैसे क्रॉप में इसका उपयोग मतलब मोस्ट ऑफ इसका उपयोग सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए और लीफ माइनर के कंट्रोल के लिए किया गया है। अभी हम अगर इसका उपयोग वेजिटेबल क्रॉप में देखिए, तो वेजिटेबल क्रॉप में इसका उपयोग हम पहले 30 दिन में एक बार कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छी तरह से सकिंग पेस्ट के ऊपर भी और लार्वल पेस्ट के ऊपर भी कंट्रोल मिल जाता है। यह सिस्टमेटिक होने के कारण अंदर एब्जॉर्ब भी अच्छी तरह से होता है। उसी तरह जब हम वेजिटेटिव स्टेज में प्लॉट फसल में देखते हैं, वेजिटेटिव स्टेज मतलब जो 15 दिन से 35 डेज तक, 15 डेज से 35 डेज का पीरियड होता है टमाटर या बैंगन या मिर्च में, वह वेजिटेटिव स्टेज होते हैं। उसमें प्लांट खुद की शाखीय ग्रोथ कर देता है या नए वाले शूट्स निकलते हैं, पत्तों का सरफेस एरिया बढ़ता है, पत्तों में हरापन आता है। इस कारण इस स्टेज में बहुत सारे सकिंग पेस्ट अट्रैक्ट होते हैं और इम्पैक्ट प्रॉब्लम ज्यादा आता है सकिंग पेस्ट का। तब आप डाइमिथोट 30% ईसी का टेक्फॉर या रोगर प्रोडक्ट का उपयोग स्प्रे द्वारा कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अगर हम रिजल्ट देखें, तो इसके रिजल्ट आपको स्प्रे करने के बाद 48 आवर्स तक अच्छे से दिखाई देते हैं। उसी की तरह इसका पीएचआई के अनुसार ये 15 दिन तक आपको अच्छे वाले रिजल्ट दे देगा, मगर ये क्रॉप टू क्रॉप फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यह कीटक इसके बारे में हम जानकारी देखें कि यह कीटक किस अवस्था के ऊपर कंट्रोल करता है, तो अंडी अवस्था में यह कुछ हद तक काम करता है, जिससे अंडी से जो भी लार्वा बाहर निकलता है या कोई निम्फ बाहर निकलता है, वो उतना पोटेंशियल उसमें नहीं होता और वो बाहर निकलने के बाद मर जाता है। उसी के साथ में यह पूरी तरह से निम्फ या लार्वल स्टेज के ऊपर कंट्रोल करता है और अडल्ट के ऊपर भी कंट्रोल करता है, बिकॉज ऑफ अडल्ट भी सकिंग करता है और लार्वल भी या फीडिंग करता है। उसी के साथ में अगर सकिंग पेस्ट का निम्फ है तो वो भी बाहर निकलते ही सकिंग करना शुरू करते हैं। तो डायमिथोट का उपयोग करने से एक स्टेज पे कुछ हद तक कंट्रोल मिलता है, निम्फ स्टेज पे कुछ हद तक कंट्रोल मिलता है और प्राउड स्टेज में भी कुछ हद कंट्रोल मिल जाता है। इसका पीएचआई 10 दिन का है, मतलब आपको इसका उपयोग हार्वेस्टिंग से पहले 10 दिन तक करना चाहिए। उसके बाद आप अगर करते तो जो भी आप हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें इसके रेसिड्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे का हम देखते हैं मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास का पहला उपयोग, यहाँ पे मोनोक्रोटोफास की जानकारी है, ठीक है। हम देखते हैं मोड ऑफ एंट्री डाइट उसकी। यह पूरी तरह से कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो यह कीटक के शरीर में लार्वल पेस्ट में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। सकिंग पेस्ट में भी जो भी सरफेस फीडिंग करने वाली पेस्ट है, इनके शरीर में जो भी पाचन मार्ग है उससे प्रवेश करता है, मतलब थ्रिप्स और जैसिड के शरीर में यह पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। बाकी जो भी सकिंग पेस्ट है उनका वो अगर फीडिंग कर रहे हैं और सही टाइम है तो उनके शरीर में यह कीटनाशक त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर देता है। उसी की तरह लार्वल पेस्ट में हम देखें तो लार्वल पेस्ट में यह कीटनाशक कीटक के शरीर में
पाचन मार्ग से प्रवेश करता है और त्वचा के मार्ग से भी प्रवेश करता है। यह कीटनाशक पूरी तरह से कॉन्टैक्ट कीटनाशक है। इसका मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल फॉर्मुलेशन में मार्केट में प्रोडक्ट आता है, जिसका नाम मोनोफॉस है। यह कीटनाशक का 23 मतलब 2023 से भारत में बैन है, मगर इसका उपयोग, यह प्रोडक्ट मार्केट में बहुत जगह मिलता है और फार्मर यूज भी कर लेते हैं। तो इसका उपयोग कपास में बॉलवर्म, माहू, जैसिड जैसे कीटकों के कंट्रोल के लिए किया गया है। धान में तनाछेदक स्टेम बोरर, गन्ने में स्टेम बोरर, मिर्च में बैंगन मतलब वेजिटेबल क्रॉप में फ्रूट बोरर, शूट बोरर, अरहर हो, चना हो, उसमें पॉड बोरर, कटवर्म, मक्का में तना मक्खी, छूट फ्लाई, उसी की तरह मूंगफली में माहू, पत्ती खाने वाली इल्ली, सरसों में माहू, टमाटर में फल छेदक और लिप माइनर के कंट्रोल के लिए किया गया है। तो मोस्ट ऑफ इसका उपयोग आप क्रॉप में, जिस क्रॉप में सकिंग पेस्ट और लार्वल पेस्ट आते हैं उनके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, मगर लार्वल पे सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए इसका टाइमिंग सही होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं, तुरंत स्प्रे के बाद दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ ये कॉन्टेक्ट होता है। तो अगर ये त्वचा के माध्यम से पहुंच जाता है तो तुरंत रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसका पीएचआई 14 से 15 दिन तक का होता है। यह अगर सकिंग पेस्ट में देखें तो सकिंग पेस्ट में यह पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, अगर यह त्वचा के माध्यम से कीटक के शरीर में प्रवेश करता है या डायरेक्ट संपर्क में मोनोक्रोटोफास के वो आते हैं। तो नहीं तो यह सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स और जैसिड के, नीम और उसी की तरह जो प्रौढ़ है उनके ऊपर कंट्रोल कर देता है। यह कीटनाशक लार्वल पेस्ट में लार्वल स्टेज के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर देता है। इसका पीएचआई ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक का है, मतलब हार्वेस्टिंग से पहले 15 दिन तक आपको इसका स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आप स्प्रे नहीं कर सकते। आगे का जो मॉलिक्यूल है वो है प्रोफेनोफॉस। तो प्रोफेनोफॉस का पहला उपयोग 1980 में अमेरिका में किया गया। धान, गन्ना, गेहूं और अरहर जैसे फसल में सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए। यह पूरी तरह से स्पर्शजन्य और कुछ हद तक अंतर प्रवाही क्रिया करने वाला कीटनाशक है। तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से और त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार। इसका मार्केट में सिजेंटा का क्यूराक्रॉन नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसका उपयोग कपास में बॉलवर्म मतलब सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, मिर्च में सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, सोयाबीन में सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए, आप मतलब सभी क्रॉप में आप सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए करते हैं। मैं खुद अगर प्रोपेनोफॉस का उपयोग पहले 15 दिन में एक बार वेजिटेबल क्रॉप में करता हूँ, जिससे मुझे जो भी प्राइमरी स्टेज में आने वाली इल्लियां है या सकिंग पेस्ट है उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। अगर हम कॉलीफ्लावर या कैबेज में देखें तो उसमें डीबीएम मतलब जो छोटी इल्ली होती है, डायमंड बैक मॉथ जिसका नाम होता है, जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल के लिए भी आप प्रोफेनोफॉस का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप टूटा एब्सोल्यूटा के कंट्रोल में टमाटर के बारे में देखें तो टमाटर में टूटा एब्सोल्यूटा का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। इसी मंथ से आगे उसके प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तब आप अगर प्रोफेनोफॉस प्लस इविसेंट का साथ में उपयोग करके स्प्रे करते हैं। इविसेंट में दो मॉलिक्यूल आते हैं, इमामेक्टिन बेंजोट और उसी के साथ में लुफेन्यूरॉन और प्रोपेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, ऐसे चार मॉलिक्यूल अगर एक समान एक बार में आप स्प्रे करते तो पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर टूटा एब्सोल्यूटा के कंट्रोल मिल जाता है और हमें उसके बाद में उसका प्रादुर्भाव कम होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरह इसका उपयोग आप जो बैंगन है उसमें तना छेदक मतलब स्टेम बोरर, शूट बोरर या आपके जो फ्रूट बोरर होते हैं उनके कंट्रोल के लिए कर सकते। इससे पहले आपको क्या करना है कि बैंगन में जो भी शूट्स है, जिसमें शूट बोरर है, वो शूट्स फ्रूट है, मतलब जो जिस बैंगन को इल्ली ने छेद किया है वो सारे निकाल के खेत से बाहर फेंक देने हैं। और उसके बाद में आपको प्रोफेक्स सुपर और उसी के साथ में वायगो नाम से जो भी कीटनाशक आता है बायर का, जिसमें टेट्रानिलीप्रोल, यह डाइमाइड ग्रुप का
कीटनाशक घटक होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। स्प्रे आपको अच्छे से कवरेज मिलेगा, इस तरह से करना है। तो इसके बाद में आपको जो तना स्टेम बोरर, शूट बोरर और फ्रूट बोरर है, उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। ये जो क्यूरोक्रॉन है, इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देता है और 10 से 15 दिन तक इसके रिजल्ट रहते हैं। यह पूरी तरह से क्लोरोपायरीफॉस्गेट के समान कार्य करता है। तो सकिंग पेस्ट में यह अडल्ट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है अगर यह स्किन के थ्रू प्रवेश करता है। एक्स के ऊपर भी कंट्रोल करता है अगर यह डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और निम के ऊपर भी कंट्रोल करता है अगर यह डायरेक्ट स्किन के थ्रू प्रवेश करता है। उसी की तरह अगर यह त्वचा के माध्यम से देखे, अगर यह फीडिंग पैटर्न से देखे, तो जो भी सकिंग पेस्ट में आपके सारे सकिंग पेस्ट है, उनके निम के ऊपर भी कंट्रोल करता है और अडल्ट के ऊपर भी कंट्रोल करता है। उसी तरह यह चेविंग पेस्ट में अगर हम देखें, तो चेविंग पेस्ट में यह इलिया अवस्था जो होती है, लार्वल स्टेज होती है, उसके उस स्टेज पे ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर देता है। इसका पीएचआई 21 डेज तक का मैक्सिमम है, मतलब 21 दिन तक आपको हार्वेस्टिंग से पहले 21 दिन तक आप स्प्रे कर सकते हैं। आगे का जो मोलिक्यूल है, यह मोलिक्यूल है क्विनोल। इस क्विनोल का अगर उपयोग देखें हम, तो उसका पहला उपयोग 1960 में हमारी इंडिया की कंपनी रैलीज इंडिया, जो अभी टाटा का पार्ट है, इसने किया है। इसका ये भी सेम प्रोपेनोफॉस की तरह कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से और पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। इंडिया में इसका क्विनोलफॉस 25% ईसी यह फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जिसका सिजेंटा का इकालुक्स यह प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाता है। इसका उपयोग हम सारे जो भी क्रॉप्स है उसमें हम सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। तो जहां पे आप प्रोपेनोफॉस का उपयोग कर रहे हैं, वहां पे आप क्विनोलफॉस का उपयोग कर सकते हैं। इसका भी रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है और 7 से 10 दिन तक इसके रिजल्ट आपको परिणाम असर रहता है। यह भी प्रोपेनोफॉस की तरह ही कीटकों के विकास अवस्थान के ऊपर कंट्रोल करता है। इसका पीएचआई 10 दिन तक का है, तो हार्वेस्टिंग से पहले 10 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे का जो है फोरेट। फोरेट का पहला उपयोग 1960 में यूनिरॉयल कंपनी द्वारा अमेरिका में किया गया। यह अंतर प्रवाही और स्पर्शजन्य क्रिया करने वाला कीटनाशक है। इसका मोस्ट ऑफ उपयोग ग्रैन्युअल फॉर्म में किया जाता है। तो इसका उपयोग करने से यह अगर स्प्रे से करते, तो पत्तों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो सकिंग पेस्ट के ऊपर प्रवेश कंट्रोल करता है। तो सकिंग पेस्ट के शरीर में मुंह के द्वारा प्रवेश करता है, इल्लियों के शरीर में भी यह मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है। उसी की तरह अगर यह ड्रिप से देते हैं, या सॉरी, यह अगर बेसल डोज में देते हैं ग्रैनुअल फॉर्म में, तो यह जो भी सॉइल में काली इल्ली है, उसी के साथ में हुमनी मतलब व्हाइट ग्रब, उसी के साथ में दीमक है, उनके शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर देता है। उसी टाइम वो जड़ों द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है और पत्तों तक पहुंचता है, और फिर पत्तों में जो भी सकिंग पेस्ट या कोई लार्वल पेस्ट वह फीडिंग करते, तो उनके शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। इसका इंडिया में फोरेट 10% सीजी या ग्रैन्युअल फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, जिसका उपयोग करने से उसके ऊपर अभी तो इंडिया में बैन है, मगर बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स वो बिकते, उसमें फोरेट का उपयोग कपास में माहू, सफेद मक्खी थ्रिप्स जैसिड, धान में तना छेदक, ग्रीन लॉफ अपर, गन्ने में तना छेदक, उसी के साथ में मक्का में शूट फ्लाई, मतलब इसका उपयोग करने से आप जो भी सकिंग पेस्ट है उनके ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, और जो भी लार्वल पेस्ट है उनके ऊपर भी आपको कंट्रोल मिल जाता है। इसका उपयोग आमतौर पे यूज करने के बाद 3 से 7 दिन तक दिखाई देना शुरू होता है और 45 दिन तक रहता है इम्पैक्ट इसका। यह सकिंग पेस्ट में दो अवस्थाओं के ऊपर काम करता है। पहली अवस्था है वो मतलब अडल्ट स्टेज, और दूसरी है न्यू स्टेज। और यह चेविंग पेस्ट में एक ही अवस्था के ऊपर काम करता है, वो है लार्वल स्टेज। ओके। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में हम जो भी मॉलिक्यूल थे उनके बारे में जानकारी देख चुके हैं।
आज का हमारा दूसरा ग्रुप है, वो मतलब फिप्रोल्स ग्रुप, उसके बारे में भी आज ही हम जानकारी देखेंगे। तो फिप्रोल्स ग्रुप में इंडिया में फिप्रोनिल नाम से जो भी मॉलिक्यूल है उसको बेचा जाता है, जिसमें आपको पता है जंप है, उसी के साथ में आपका ठीक है सर, क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप क्या क्वेश्चन है, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। सर क्वेश्चन पूछिए, आप मैसेज कीजिए। नहीं सर, इतना पॉसिबल नहीं है हमारे पास बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और हमारे पास 10 ही दिन है और 1 ही घंटा है हर दिन का। तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम अगर चर्चा करते रहेंगे तो हमारा पूरा पोर्शन नहीं पूरा होगा। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, हम आगे का देखते हैं। आगे का ग्रुप है हमारा फिप्रोल्स। तो इसके बारे में आपको पहले तो मोड ऑफ एक्शन बता देता हूँ। जो भी कीटक होता है, कीटक के शरीर में यह कीटनाशक भी नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, मगर किस तरह से काम करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कीटक के शरीर में मस्तिष्क से स्नायु तक संदेश पहुंचाने का काम रेगुलरली शुरू रहता है। इसकी वजह से कीटक के मस्तिष्क के ऊपर ट्रेस आ जाता है, और उस ट्रेस को कम करने का काम कीटक के मस्तिष्क में तैयार होने वाला ग्यामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड करता है। जब हम हिप्रो जिससे क्या होता है कि कीटक के मस्तिष्क के ऊपर का ट्रेस कम हो जाता है, और उसका सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है वो ठीक से चलता है, मतलब नर्वस सिस्टम ठीक से काम करते हैं। मगर जब भी हम पिप्रोल्स ग्रुप का कोई भी कीटनाशक यूज करते, तो कीटनाशक का यूज करने के बाद यह कीटनाशक त्वचा के माध्यम से या उस कीटक के पाचन मार्ग से प्रवेश करता है, तो वो पूरी तरह से नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है। मगर प्रभाव डालने के लिए यह क्या करता है, जो गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड कीटक के मस्तिष्क में तैयार हो रहा है, जो ट्रेस कम करने का काम कर रहा है, उस गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड का प्रोडक्शन रोक देता है फिप्रोज ग्रुप का कीटनाशक। जिससे क्या होता है कि जिससे गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड का निर्माण रोकने से कीटक के मस्तिष्क के ऊपर ट्रेस आ जाता है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जिससे कीटक का काम करना बंद हो जाता है, खाना बंद हो जाता है, और कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल मिल जाता है, कीटक मर जाता है। तो हिप्रोज ग्रुप के कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश कर कर उसके मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैमा एमिनोब्यूट्रिक एसिड नाम से जो एसिड होता है, जो मस्तिष्क के ऊपर आने वाला ट्रेस कम करने का काम करता है, उस गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड का प्रोडक्शन रोक देते हैं, जिसके वजह से ट्रेस बढ़ जाता है, कीटक का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, जिससे कीटक का खाना बंद हो जाता है, कीटक की हलचल बंद हो जाती है, और हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है, कीटक मर जाता है। तो इस तरह से फिप्रोज ग्रुप के कीटनाशक मतलब फिप्रोनिल, यह कीटनाशक कीटक के ऊपर कंट्रोल कर देता है। अभी किसान भाइयों, अभी तक हमने 3 ग्रुप देखे हैं। उसमें पहला तो ग्रुप था, उसमें 2 सब ग्रुप थे। पहला ग्रुप था एसिटाइल कोलिन इनहेबिटर्स, मोड ऑफ एक्शन के द्वारा पहला ग्रुप था एसिटाइल कोलिन स्टोरेज इनहेबिटर्स, मतलब उसमें 2 ग्रुप देखे हमने। पहला देखा कार्बामेट, दूसरा देखा ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट में मोड ऑफ एक्शन दोनों की सेम थी, दोनों की टारगेट साइट सेम थी। एसिटाइल कोलिस्टरेज नाम का जो भी एंजाइम था उसके ऊपर ही दोनों मॉलिक्यूल, दोनों कीटनाशक, दोनों ग्रुप कार्य कर रहे थे, मगर उस टारगेट साइट के ऊपर कार्य करने का तरीका अलग अलग था। कार्बामेट उस टारगेट साइट को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता था, और ऑर्गेनोफॉस्फेट उस टारगेट साइट को पूरी तरह से बंद कर देता है। तो मुझे आपको एक टिप्स बतानी है कि जब भी आप कीटनाशक का उपयोग करते, तो पहले आपको कार्बामेट कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद में आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का कीटनाशक यूज करना चाहिए। कार्बामेट में रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ थोड़ी देर बाद अगर वो एसिडाइल कोलिस्टरेज नाम का जो भी एंजाइम है उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो कीटक के शरीर में फिर से वही रेगुलर
एक्शन शुरू हो जाएगी और कीटक का खाना वगैरह फिर से शुरू हो जाएगा। मगर ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या होता है कि उसका रिप्रोडक्शन कभी शुरू नहीं होता, उसको पूरी तरह से बंद किया जाता है, जिससे हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट में यह डिफरेंस है। उसी तरह पिप्रोनिल भी नर्वस सिस्टम के ऊपर ही कार्य करता है, मगर यह मस्तिष्क में तैयार होने वाले गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड को रोक देता है, उसका प्रोडक्शन रोक देता है, जिससे मस्तिष्क के ऊपर ज्यादा ट्रेस आने के कारण मस्तिष्क पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसमें संदेश वाहन पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे कीटकों का खाना बंद हो जाता है, उनकी जो भी हलचल है वो बंद हो जाती है और कीटक मर जाते हैं और हमें उनके ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। इसलिए जो हम पिप्रोज ग्रुप का कीटनाशक यूज करते हैं उसके रिजल्ट आपको अच्छे से और बेटर मिल जाते हैं अदर कीटनाशक के थ्रू, बिकॉज ऑफ इस ग्रुप में यह एक ही है और इस तरह से कार्य करने वाला भी एक ही कीटनाशक है। इसका पहला उपयोग 1993 में बायर कंपनी द्वारा किया गया है। ओके, तो यह कीटक के शरीर में किस तरह से प्रवेश करते हैं यह देखने के लिए इसके 3 फॉर्मुलेशन इंडिया में बेचे जाते हैं। पहला फॉर्मुलेशन जाता है फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्मुलेशन, जिसको हम रीजेंट एससी भी कहते थे पहले। अब उसकी जगह मतलब रीजेंट एससी तो बंद हो गया, मगर धानुका का एक प्रोडक्ट आता है जिसका उपयोग हम स्प्रे से करते हैं। उसी तरह दूसरा एक प्रोडक्ट आता है फिप्रोनिल 70% सीजी फॉर्मुलेशन में, नहीं जीआर फॉर्मुलेशन में, ग्रेन्युअल फॉर्मुलेशन में आता है, जिसका उपयोग हम ड्रिप, ड्रेंचिंग या स्प्रे से भी कर सकते हैं। तो मुझे आपको बताना यह है कि फिप्रोनिल का उपयोग हम ड्रिप से या ड्रेंचिंग स्प्रे से दोनों तरह से कर सकते। तो पहले हम उसकी मोड ऑफ एंट्री स्प्रे के हिसाब से देखते। तो अगर हम फिप्रोनिल का कोई भी कीटनाशक स्प्रे से यूज करते तो यह कीटनाशक अंतर प्रवाही होने के कारण पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, पर्ण रस में अच्छी तरह से घुल मिल जाके पत्तों के सारे वनस्पति के सारे पार्ट तक पहुंच जाता है, स्पेशली नए वाले शूट तक यह पहुंच जाता है। उसके ऊपर अगर कोई सकिंग पेस्ट आती है और सकिंग पेस्ट रस शोषण करती है तो उस पर्ण रस द्वारा यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। तो सारे रस शोषक कीटकों के शरीर में हिप्रोनिल पाचन मार्ग से प्रवेश कर देता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि कोई चेविंग पेस्ट आती है और वो पत्तों के ऊपर खाना खाती है तो उनके शरीर में भी यह कीटनाशक पाचन मार्ग से प्रवेश कर देता है। उसी की तरह अगर हम सही टाइमिंग को स्प्रे कर रहे हैं, सही टाइम को स्प्रे कर रहे हैं और पत्तों के ऊपर रस सकिंग पेस्ट भी है और चेविंग पेस्ट भी है और उनके ऊपर डायरेक्ट इस फिप्रोनिल का छिड़काव होता है तो यह कीटनाशक उनके त्वचा के माध्यम से भी प्रवेश करता है। तो फिप्रोनिल यह कीटनाशक स्प्रे के द्वारा यूज करने के बाद चेविंग पेस्ट और लार्वल पेस्ट के सॉरी चेविंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट के शरीर के अंदर पाचन मार्ग से और त्वचा के मार्ग से प्रवेश कर देता है। दूसरा पार्ट, अगर उसका उपयोग हम ड्रिप से या ड्रेंचिंग से करते हैं तो ड्रिप से और ड्रेंचिंग से करने के बाद यह रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर पत्तों तक पहुंच जाता है। पत्तों तक पहुंच जाने के बाद फिर से कोई सकिंग पेस्ट पत्तों के ऊपर रस शोषण करती है तो उसके शरीर में वह पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। अगर कोई चेविंग पेस्ट पत्तों के ऊपर फीडिंग करती है तो उनके शरीर में पाचन मार्ग से पहुंच जाता है। इस तरह से फिप्रोनिल अगर हम यूज करें ड्रिप से, ड्रेंचिंग से या स्प्रे से तो कीटकों के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश कर देता है। उसी के साथ में कुछ ग्रैन्युअल फॉर्मुलेशन में भी हम फिप्रोनिल का उपयोग करते हैं, जिसे हम रिजेंट ग्रैन्युअल कहते हैं। तो उसका उपयोग अगर हम बेसल डोज में करते तो जमीन में, सॉइल में जो भी कीटक है जैसे हुमनी है, उसी की तरह दीमक है, उसी की तरह काली इल्ली है, इन जैसे कीटकों के ऊपर इनके शरीर में यह कीटनाशक त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है। तो डिपेंड करता है कि पिप्रोनिल का कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते, उसके हिसाब से यह कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग होता है। इंडिया में इसके 3 फॉर्मुलेशन बेचे जाते हैं। पहला फॉर्मुलेशन है फिप्रोनिल 5% एससी, दूसरा फॉर्मुलेशन है फिप्रोनिल 70% डब्ल्यूजी और तीसरा फॉर्मुलेशन है फिप्रोनिल 0.3% ग्रेन्युअल। फिप्रोनिल 5% एससी में धानुका का फैक्स बेचा जाता है, फिप्रोनिल 70% डब्ल्यूजी में बायर का जंप बेचा जाता है और फिप्रोनिल 0.3% जीआर में बायर का रीजेंट प्रोडक्ट बेचा जाता है।
सबसे पहले हम फैक्स के बारे में जानकारी देखेंगे। फैक्स का फॉर्मुलेशन एससी फॉर्मुलेशन होने के कारण यह एक समान पत्तों के ऊपर फैल जाता है। इसका उपयोग करने से इसका एब्जॉर्प्शन रेट WP/WG से ज्यादा होता है। तो इसका स्प्रे करने के बाद यह तुरंत पत्तों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कम से कम टाइम में अच्छे वाले रिजल्ट धानुका का फैक्स यह प्रोडक्ट देता है। इसका रिकमेंडेशन कंपनी द्वारा कपास में बॉलवर्म, जैसिड, थ्रिप्स, माऊ मतलब सकिंग पेस्ट और उसी के साथ में चेविंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया जाता है। धान में भी यह इसका उपयोग चेविंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया जाता है। गन्ने में मोस्ट ऑफ इसका उपयोग स्टेम बोरर और शूट बोरर के लिए किया जाता है। सब्जियों में इसका उपयोग फ्रूट और शूट बोरर उसी के साथ में सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। चना हो, अरहर हो, इन जैसे क्रॉप में पॉड बोरर सकिंग पेस्ट के लिए कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो भी फिप्रोनिल का प्रोडक्ट है उसका उपयोग करने से हमें कोई भी क्रॉप हो उसमें सकिंग पेस्ट और चेविंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। और एक बात बताना चाहता हूं कि धानुका का फैक्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें फिप्रोनिल हो, इसका उपयोग करने से फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्य करते हैं। ठीक है, अभी आगे का जो फिप्रोनिल का प्रोडक्ट है उसमें फिप्रोनिल 70% WG फॉर्मुलेशन में होता है। इसका उपयोग हम अगर ड्रेंचिंग से करते हैं तो ड्रेंचिंग से करने के बाद इसके आपको अच्छे वाले रिजल्ट दिखाई देते, बिकॉज ऑफ ये रूट द्वारा अच्छे से एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद पत्तों तक पहुंच जाता है और पत्तों के ऊपर अगर कोई सकिंग पेस्ट सकिंग करती है या कोई लिप माइनर का प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर भी यह कंट्रोल कर देता है। आपको और एक बात बता देता हूं कि इसका उपयोग आप अगर पहले वाले ड्रिंचिंग में करते हैं वेजिटेबल क्रॉप में तो आपको अच्छी तरह से आगे के 10 दिन तक सकिंग पेस्ट के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है, बिकॉज ऑफ इसका ज्यादा से ज्यादा पीएचआई 14 डेज का होता है, मगर 10 दिन तक यह अच्छे वाले रिजल्ट कंटिन्यूस देता रहता है। इसका उपयोग आप स्प्रे से भी कर सकते हैं, ड्रिप से भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग से भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसका फॉर्मुलेशन WG है। तो WG फॉर्मुलेशन ड्रेंचिंग से अगर यूज करते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब रूट द्वारा होता है, तनों द्वारा एब्जॉर्प्शन रेट इसका अच्छा होता है। इसका उपयोग भी आप जहां पे धानुका का फैक्स यूज करते हैं उस जगह आप इसका उपयोग जंप का उपयोग कर सकते हैं। आगे का जो प्रोडक्ट है इसमें बायर का रिजल्ट ग्रैन्युल आता है। यह ग्रैन्युल फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट है। इसका उपयोग आप बेसल डोज में करते हैं। तो इसका उपयोग करने से सॉइल में जो भी कीटक है उनके ऊपर तो कंट्रोल मिल ही जाता है, उसी की तरह ऊपर यह एब्जॉर्ब किया जाता है रूट द्वारा। पानी में अगर अच्छे से डिजोल्व होता है तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और पत्तों में जो भी कीटक आते हैं उनके ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। अभी इसका और एक मैं पार्ट आपको बता देता हूँ। धान में इसका उपयोग हम अगर नर्सरी स्टेज से पहले करते हैं तो धान में आने वाले कीटकों के ऊपर ये अच्छे से कंट्रोल करता है। तो जब भी आप नर्सरी स्टेज में इसका उपयोग करते हैं तो पहले आपको जो पानी है उसको अच्छे से यहाँ पे रोक देना है वहां पे आपके खेत में, और उसमें आपको रिजेंट का उपयोग करना है। पानी को वहीं पे अच्छे से सॉइल में रखने के बाद थोड़े मतलब आपको इस तरह से इसका उपयोग करना है कि प्लांटेशन से पहले जब आप धान की प्लांटेशन करते हैं तो तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, मतलब हाथ से एक समान डाल सकते हैं, मगर तब एक तो ज्यादा पानी होना चाहिए या पानी ही नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन आपको मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, तो फिप्रोनिल का कोई भी प्रोडक्ट हो इसका उपयोग करने से आपको कितने दिन तक रिजल्ट मिल जाते हैं, तो 20 दिन तक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर आप रिजेंट ग्रैन्युल जैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट आपको 45 डेज तक दिखाई देते हैं, और इसका प्रभाव यूज करने के बाद 48 आवर्स में दिखता है। मगर इसका WG फॉर्मुलेशन का रिजल्ट जल्दी दिखता है, फैक्स का भी रिजल्ट जल्दी दिखता है एससी फॉर्मुलेशन का, मगर ग्रैन्युल फॉर्मुलेशन का रिजल्ट दिखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसका अगर विकास अवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल देखे तो यह सकिंग पेस्ट के लार्वल प्रौढ़ अवस्था और पिल्ल्या अवस्था के ऊपर कंट्रोल करता है, और चेविंग पेस्ट में यह खाली लार्वल स्टेज के ऊपर ही कंट्रोल कर देता है। ओके,
आमतौर से इसका पीएचआई हर क्रॉप टू क्रॉप चेंज हो जाता है, मगर मैक्सिमम पीएचआई 25 डेज का है और मिनिमम पीएचआई 7 दिन तक का है। ओके। तो आज के हमारे क्लास में आज हम दो ग्रुप के बारे में जानकारी देख चुके हैं। पहला है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट और दूसरा है फिप्रोस। ओके।